नाजरीन, फैसल चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून थी जिन्हें किसी मुल्क की सरबराही का मौका मिला, मगर दिसंबर 2007 में कातलाना हमले में हलाक हो जाने के बाद अगले 10 सालों में ये ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आया कि पाकिस्तान का निज़ाम कैसे काम करता है। बजाय ये मालूम होने के कि मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म को कत्ल करने का हुक्म किसने दिया था। 27 दिसंबर 2007 में बेनजीर भुट्टो को 15 साल बिलाल ने खुदकश धमाके की मदद से कत्ल कर दिया। उस वक्त बेनजीर भुट्टो रावलपिंडी के लियाकत बाग में इंतखाबी रैली से खिताब करके वापस जा रही थी। जब बिलाल इनकी गाड़ी के करीब गया, पहले उन्हें गोली मारी और फिर उसके बाद खुद को उड़ा लिया। बिलाल ने यह हमला पाकिस्तानी तालिबान के हुक्म के मुताबिक किया। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान के पहले जमहूरी वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी थी। इनके वालिद का सियासी सफर एक फौजी आमर ने खत्म किया जब 1979 में जनरल जियाउल हक के दौरे हुकूमत में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। बेनजीर भुट्टो उसके बाद 2 मरतबा पाकिस्तान की वजीर आजम बनी, लेकिन मुल्क की फौज ने कभी भी इन पर एतबार नहीं किया और करप्शन के इल्जामात की मदद से उन्हें हुकूमत से निकाल बाहर किया। अपनी मौत के वक्त बेनजीर भुट्टो तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही थी। बेनजीर भुट्टो की मौत के बाद पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर बदअमनी फैल गई। इनके चाहने वालों ने सड़कों पर जलाओ गहराव और पथराव किया और मुल्क के खिलाफ नारेबाजी की। 2007 में पाकिस्तान के साबिक सदर और फौजी आमर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 10 साल बाद दिए जाने वाले एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ किया कि शायद मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट बेनजीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्वस थी। जब इनसे पूछा गया कि क्या इस्टेब्लिशमेंट में मौजूद सरकश अनासर का पाकिस्तानी तालिबान से बेनजीर भुट्टो के कत्ल की मनसूबाबंदी के हवाले से ताल्लुक था, तो उन्होंने जवाब दिया, शायद हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा माशरा मजहबी तौर पर बटा हुआ है और परवेज मुशर्रफ के मुताबिक इन अनासर की मौजूदगी शायद बेनजीर भुट्टो की मौत का सबब बनी हो। पाकिस्तान के साबिक सरबराह की जुबान से निकला हुआ यह फिक्रा काफी ताज्जुब अंगेज है। अमूमी तौर पर पाकिस्तान में फौजी रहनुमा शिद्दत पसंद जहादी हमलों में रियासत के मुलव्वस होने के इल्जाम को कतअन गलत करार देते हैं। ये पूछने पर कि क्या उन्हें रियासत के शरपसंद अनासर के इस हमले में मुलव्वस होने के बारे में कोई मखसूस मालूमात थी, तो परवेज मुशर्रफ ने जवाब दिया, मेरे पास कोई हकायक तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरा अंदाजा काफी हद तक दुरुस्त है। एक ऐसी खातून जो मगरबी ममालिक की जानिब माइल हो, वो इन अनासर की नजर में आ सकती है। परवेज मुशर्रफ पर खुद इस मुकदमे में कत्ल का इल्जाम, कत्ल की साजिश और कत्ल करने के लिए मदद फराहम करने के इल्जामात लगे हैं। सरकारी वकला के मुताबिक परवेज मुशर्रफ ने 25 सितंबर को बेनजीर भुट्टो को फोन किया जब वो न्यूयॉर्क में थी और अपनी 8 साला मुल्क बदरी खत्म करने से 3 हफ्ते दूर थी। बेनजीर भुट्टो के तवील अरसे से करीबी रफीक मार्क सैगल और सहाफ़ी रॉन सस्कंड दोनों ने बताया कि वो उस फोन कॉल के वक्त बेनजीर भुट्टो के साथ मौजूद थे। मार्क सैगल कहते हैं कि फोन कॉल खत्म होने के फौरन बाद बेनजीर भुट्टो ने कहा, इसने मुझे धमकी दी है, इसने कहा है कि वापस मत आओ, इसने मुझे खबरदार किया कि वापस मत आना, इसने कहा कि मेरे वापस आने के बाद अगर मुझे कुछ हुआ तो वो इसका जिम्मेदार नहीं होगा, और मजीद कहा कि मेरी जिंदगी की सलामती और सिक्योरिटी परवेज मुशर्रफ से मेरे ताल्लुक पर मुनहसिर है। दूसरी जानिब परवेज मुशर्रफ सख्ती से ऐसी किसी भी कॉल करने की तरदीद करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो के कत्ल के इक़दामात जारी नहीं किए। BBC से हाल ही में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, सच्ची बात तो यह है कि मैं इस पर हंसता हूँ, मैं क्यों करूंगा इसे कत्ल। दूसरी जानिब बेनजीर भुट्टो के साहबजादे और सियासी वारस बिलावल भुट्टो परवेज मुशर्रफ की सफाई की मुकम्मल तरदीद करते हैं। परवेज मुशर्रफ ने सारी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए मेरी वालदा को कत्ल करवाया। उन्होंने जानबूझकर मेरी वालदा की सिक्योरिटी को कमजोर किया ताकि वो कत्ल हो जाएं और मंजर से हट जाएं। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कार्रवाई तो इस वक्त रुकी हुई है, लेकिन इस मुकदमे में नामजद दूसरे अफराद को बरी कर दिया गया है।
बेनजीर भुट्टो के कत्ल के चंद हफ्तों बाद 5 मुल्ज़मान ने 15 साला बिलाल की अलकायदा और तालिबान के कहने पर मदद करने का एतराफ़ किया। हिरासत में लिए जाने वाले पहले शख्स एतजाज शाह को पाकिस्तानी तालिबान ने कहा था कि वो बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने के लिए खुदकश बमबार मुंतखब हुआ है, लेकिन उसे मुतबादिल बमबार की हैसियत पर मुंतकिल कर दिया गया था, जो इस वक्त सामने आता अगर पहली कोशिश नाकाम हो जाती, और इस बात पर वो खफा भी हुआ। इसके अलावा 2 और अफराद रशीद अहमद और शेर जमान ने एतराफ़ किया कि वो इस साजिश में दरमियाने दर्जे के मुंतज़मीन थे, और इसके अलावा रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले 2 रिश्तेदार हुसनैन गुल और रफ़ाकत हुसैन ने हकाम को बताया कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो को कत्ल करने से एक रात कबल बिलाल को रहाइश फराहम की थी। गो कि ये तमाम एतराफ़ी बयानात बाद में वापस ले लिए गए थे। बेनजीर भुट्टो के कत्ल से चंद घंटे कबल मिलने वाले फ़ोन रिकॉर्ड से साजिशों के महल वकूअ और गुफ्तगू इन एतराफ़ी बयानात की सच्चाई की तस्दीक करती है, जो कि बाद में वापस ले लिए गए थे। हुसनैन गुल ने पुलिस को इस अपार्टमेंट में मजीद शवाहिद दिखाए थे जहां बिलाल ने रात गुजारी थी। बिलाल के जिस्म से मिलने वाले DNA और इस अपार्टमेंट से मिलने वाले DNA को बाद में अमेरिकी लैब में तस्दीक के लिए भेजा गया, जहां वो आपस में बराबर का जोड़ साबित हुए। अब से कुछ माह कबल तक इस मुकदमे पर तफ्तीश करने वाले सरकारी वकला का ख्याल था कि वो मुबैना मनसूबा साजों तक पहुंच जाएंगे, लेकिन सितंबर में इनके अज़ाइम के सामने रुकावट आ गई, जिससे यह मुकदमा खत्म हो गया, क्योंकि जज ने यह फैसला किया कि शवाहिद जमा करने और अदालत में पेश करने के तरीकाकार में गलतियां थीं, जिसका मतलब था कि तमाम मुल्ज़मान को बरी किया जाए। अभी भी 5 मुल्ज़मान अपील का नतीजा आने तक हिरासत में हैं। पाकिस्तान में ये आम बात है कि लोग बेनजीर भुट्टो के कत्ल का कसूरवार इनके शौहर आसिफ अली जरदारी को ठहराते हैं। ये इल्ज़ाम लगने की वजह यह है कि बेनजीर भुट्टो के कत्ल का सबसे ज्यादा फायदा उन्हें हुआ, क्योंकि वो मुल्क के सदर बन गए थे। लेकिन इन इल्ज़ामात लगाने वालों ने आज तक ऐसे कोई भी काबिल कबूल सबूत पेश नहीं किए हैं जो आसिफ अली जरदारी का इनकी बीवी के कत्ल में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम को साबित कर सके। आसिफ अली जरदारी ने खुद भी इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है और इनके बारे में कहते हैं कि वो चुप रहें। आसिफ अली जरदारी पर एक और इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने अपने दौरे सदारत में मुकम्मल ताकत रखने के बावजूद अपनी बीवी के कातिलों की तलाश में नाकाम रहे। मुतअद्दिद खुफिया दस्तावेज जो BBC ने हासिल की हैं, इनके मुताबिक ये जाहिर होता है कि पुलिस की जानिब से तफ्तीश इतने खराब तरीके से की गई थी कि ऐसा लगता था कि पुलिस वाले निचले दर्जे के कारकुनान की गिरफ्तारी के बाद असल सरगना या इनके गिरोह को ढूंढना ही नहीं चाहते थे। पुलिस की तफ्तीश में कोताहियां 18 अक्टूबर 2007 को बेनजीर भुट्टो पर होने वाले कातिलाना हमले के बाद काफी अयां हुई। इस वाक़े में 2 खुदकश बमबारों ने बेनजीर भुट्टो के कराची एयरपोर्ट से शहर आने वाले काफिले पर हमला किया, जिसमें 150 से ज़ायद अफराद हलाक हुए, और यह पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में सबसे बड़े वाक़यात में से एक शुमार किया जाता है। पुलिस की इस हमले में तफ्तीश इतनी नीमदिली से की गई थी कि खुदकश बमबारों की कभी भी शनाख्त न हो सकी। इस तफ्तीश के सरबराह सऊद मिर्जा ने कहा था कि एक शख्स की उन्होंने उसके चेहरे के मखसूस नकूश से शनाख्त की थी कि वो कराची में रहाइश पजीर अफ्रीकी बरादरी से ताल्लुक रखता है। खुदकश बमबारों की शनाख्त के हसूल में ये अहम अतला कभी भी आम आवाम के सामने पेश नहीं की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पुलिस पर की जाने वाली तनकीद के जवाब में कहते हैं कि उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड से अपनी बीवी के कत्ल की तफ्तीश की मदद ली थी और साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा से तफ्तीशी कमीशन भी बनवाया था, जिसने बेनजीर भुट्टो के कत्ल और इससे पहले के हालात और अवामिल का जायजा लिया था। लेकिन इंक्वायरी कमीशन की जानिब से कहा गया कि तफ्तीश के दौरान इनकी राह में बार बार रोड़े अटकाए गए, और ये रुकावटें सिर्फ फौज की जानिब से नहीं बल्कि सदर जरदारी के वज़रा की जानिब से भी खड़ी की गईं। इंक्वायरी कमीशन के सरबराह हिराल्डो मुनोज ने बताया, इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले बहुत से अफराद थे जिनसे हमें इंटरव्यू करना था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हिराल्डो मुनोज कहते हैं कि मना करने वालों में पुलिस एहलकार और सियासतदान दोनों शामिल थे। उन्होंने मजीद बताया कि तफ्तीश में पेशकदमी होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से इनको फराहम किया हुआ हिफाजती मकान भी वापस ले लिया गया।
اور ان کی حفاظت پر مامور سیکیورٹی اہلکاروں کو بھی ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ اس بات میں قطعی طور پر کوئی شک نہیں ہے کہ بینظیر بھٹو کے قتل کے عوامل ڈھونڈنے کے عمل کو روکا گیا ہے۔ بی بی سی کی جانب سے کی گئی تفتیش سے یہ ثبوت ملا ہے کہ وہ دو افراد جنہوں نے بلال کو بینظیر بھٹو تک پہنچنے میں مدد کی تھی، انہیں 15 جنوری 2008 کو ایک فوجی چوکی پر مار دیا گیا۔ زرداری حکومت کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بی بی سی کو نام نہ بتانے کی شرط پر کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں کا قتل انکاؤنٹر تھا، جو کہ پاکستان میں ماورائے عدالت قتل کا عام نام ہے۔ نادر اور نصر اللہ طالبان کے حامی حقانی نیٹ ورک کے مدرسے میں طلباء تھے۔ اس مدرسے سے تعلق رکھنے والے اور سازشی بھی ہلاک کیے جا چکے ہیں۔ بی بی سی نے اس تفتیش سے متعلق ایک نہایت جامع پریزنٹیشن حاصل کی جو کہ سندھ اسمبلی میں پیش کی گئی تھی۔ اس کے مطابق حقانی مدرسے کے سابق طلباء اور بم بنانے کے ماہر عباد الرحمان نے بلال کو خودکش جیکٹ فراہم کی تھی، جس کی مدد سے بینظیر بھٹو کو قتل کیا گیا۔ عباد الرحمان کو پاکستان کے قبالی علاقے میں 13 مئی 2010 کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ عبداللہ بھی تھے جو اس پریزنٹیشن کے مطابق خودکش جیکٹ کو حملے سے پہلے راولپنڈی تک پہنچانے کے ذمہ دار تھے۔ وہ محمد ایجنسی میں 31 مئی 2008 کو ہونے والے ایک دھماکے میں ہلاک ہو گئے۔ بینظیر بھٹو قتل کیس سے منسلک اموات میں سے ایک انتہائی اہم موت خالد شہنشاہ کی تھی، جو کہ سابق وزیر اعظم کے سیکیورٹی گارڈز میں سے ایک تھے۔ خالد شہنشاہ بینظیر بھٹو پر ہونے والے حملے کے دن ان سے محض چند فٹ کے فاصلے پر تھے، جب وہ راولپنڈی کے لیاقت پارک میں اپنی تقریر ختم کر رہی تھیں۔ اس دن کی ملنے والی ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خالد شہنشاہ نے کچھ عجیب و غریب حرکات کی تھی، جن کا کوئی جواز نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے ان کی تسلی بخش وضاحت کی ہے۔ اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خالد شہنشاہ کا سر تو اپنی جگہ ساکن تھا، لیکن انہوں نے اپنی آنکھیں بینظیر بھٹو کی جانب اٹھائیں اور ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں سے گلا کاٹنے کا اشارہ بنایا۔ یہ فوٹیج سامنے آنے کے بعد وائرل ہو گئی اور اس کے چند ماہ بعد 22 جولائی 2008 کو انہیں کراچی میں اپنے گھر کے باہر قتل کر دیا گیا۔ دوسرے اہم ہلاک ہونے والے شخص تفتیش پر مامور سرکاری وکیل چودھری ذوالفقار تھے۔ ان کی ساکھ بصیرت نہایت قابل اور مستقل مزاج وکیل کے طور پر تھی اور انہوں نے اپنے دوستوں کو بتایا تھا کہ وہ بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں کافی پیش قدمی حاصل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ 3 مئی 2013 کو اسلام آباد میں وہ عدالت جا رہے تھے جب انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسے مار دیا ہے، لیکن وہ در حقیقت ابھی زندہ ہے۔ مبینہ سازشوں نے اپنی اطرافی بیان میں کہا تھا کہ بینظیر بھٹو پر حملے والے دن ایک اور خودکش بمبار اکرام اللہ بلال کے ہمراہ تھا۔ کیونکہ بلال اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تو اکرام اللہ کی ضرورت نہیں پیش آئی اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ سالوں تک پاکستانی حکام کہتے رہے کہ اکرام اللہ کو ڈرون حملے میں ہلاک کیا جا چکا ہے۔ 2017 میں مرکزی پروسیکیوٹر محمد اظہر چودھری نے بی بی سی کو بتایا کہ پاکستانی تفتیشی اداروں کی جانب سے جمع کیے گئے شواہد کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا اکرام اللہ زندہ نہیں ہے، لیکن اگست 2017 میں پاکستان حکام نے 28 صفحات پر مبنی ایک فہرست جاری کی جس میں ملک کے سب سے زیادہ مطلوب دہشت گردوں کا نام درج تھا۔ اس فہرست میں 9ویں نمبر پر درج نام جنوبی وزیرستان کے رہائشی اکرام اللہ کا تھا اور ان کے نام کے آگے درج تھا کہ وہ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہے۔ اندازہ ہے کہ اکرام اللہ اس وقت مشرقی افغانستان میں مقیم ہے، جہاں وہ پاکستانی طالبان کے لیے درمیانے درجے کا کمانڈر بن چکا ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں اب تک بینظیر بھٹو کے قتل کیس میں صرف 2 پولیس اہلکاروں کو سزا ہوئی ہے، جنہوں نے جائے قتل کو دھو دینے کا حکم جاری کیا تھا۔ کئی پاکستانی ان کی سزا کو ناانصافی قرار دیتے ہیں اور ان کا موقف ہے کہ پولیس ایسا کام فوج کے کہنے کے بغیر کر ہی نہیں سکتی۔ یہ ایک دفعہ پھر ظاہر کرتا ہے کہ حاضر اور ریٹائرڈ فوجی افسران پر مبنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک خفیہ نیٹ ورک ہے جو کہ ملک کے قومی مفاد کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس کے تحفظ کی خاطر فیصلے کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہماری مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے نشان کو دبا دیجیے۔ شکریہ۔